दोस्तों, क्या आज की राजनीति में सिर्फ विचारधारा चलती है? और दूसरा सवाल यह है कि क्या पर्दे के पीछे रणनीति गढ़ने वाले गुरु भी सक्रिय रहते हैं? क्या बड़े नेताओं के पास भी ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें चुनाव जीतने के फॉर्मूले समझाते हैं? और क्या हाल के समय में राहुल गांधी को भी ऐसा कोई नया राजनीतिक मंत्र मिला जिसने बहस छेड़ दी? दोस्तों, सवाल थोड़े अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन आखिर तक आपको बखूबी समझ आ जाएगा कि ये सवाल मैं क्यों कह रहा हूं। दोस्तों, भारतीय राजनीति में सलाहकारों और मार्गदर्शकों की भूमिका नई नहीं, इसकी सालों से एक लंबी कतार है, लेकिन हर किसी की सुनी भी नहीं जाती और सलाह बस कुछ लोगों की ली जाती है। हर दौर में बड़े नेताओं के आसपास कुछ ऐसे चेहरे रहते हैं जो विचार देते हैं, दिशा सुझाते हैं और कभी कभी सार्वजनिक जीवन से भी प्रभाव डालते दिखाई देते हैं। राहुल गांधी के संदर्भ में भी समय समय पर कुछ नाम चर्चा में रहे। शुरुआती दौर में अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह को लंबे समय तक उनका करीबी रणनीतिकार माना गया था। इसके बाद सैम पित्रोदा को उनकी सोच और संवाद शैली पर असर डालने वाला चेहरा बताया गया और राजनीतिक विश्लेषक अक्सर कहते रहे कि संदेश निर्माण और वैचारिक प्रस्तुति में इनकी भूमिका रही। लेकिन हाल में एक वीडियो सामने आने के बाद चर्चा का दायरा बढ़ गया है। वीडियो में माहौल किसी बैठक जैसा है। राहुल गांधी मौजूद है, कुछ अन्य लोग भी बैठे हैं और एक व्यक्ति कथित तौर पर समझा रहा है कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को हराने का रास्ता क्या हो सकता है। चर्चा का केंद्र यह बताया गया है कि मुसलमानों को पूरी तरह एकजुट किया जाए और साथ अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों के बीच राजनीतिक दरारों को गहरा किया जाए, यानी एक ओर ठोस ध्रुवीकरण और दूसरी ओर रणनीतिक विभाजन। अब यहां सवाल रणनीति से ज्यादा उसके असर का है। कोई भी राजनीतिक सूत्र तभी सफल होता है जब उसे लागू करने वाला नेतृत्व उसे जमीन पर उतार सके। इतिहास में देखा गया है कि एक ही विचार अलग अलग नेताओं के हाथ में अलग परिणाम देता है। राजनीति में भी यही सच है। सोच अलग नहीं तो उसे लागू करने का कौशल फर्क पैदा करता है। आलोचकों का तर्क है कि कांग्रेस लंबे समय से पहचान आधारित राजनीति के सहारे चलती रही। कभी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को केंद्र में रखा गया, कभी मंदिर जाकर संतुलन साधने की कोशिश की गई, लेकिन स्थानीय चुनावी लाभ नहीं मिला। 2014 के बाद जब भाजपा ने बहुमत हासिल किया तो कांग्रेस के सामने चुनौती थी कि वो अपनी सामाजिक रणनीति को कैसे परिभाषित करे। कुछ समय तक राहुल गांधी मंदिरों में जाते दिखाई दिए, जनेऊधारी ब्राह्मण की छवि भी सामने आई, पर इससे वोट प्रतिशत में बड़ा बदलाव नहीं आया। इसके बाद आलोचक कहते हैं कि फोकस सिर्फ अल्पसंख्यक एकजुटता की ओर गया। कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान भी चर्चा में आए, जिसमें पार्टी और मुस्लिम समुदाय के रिश्ते पर सीधी टिप्पणी की गई। इससे विपक्षी दलों को यह कहने का मौका मिला कि कांग्रेस अब खुलकर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। वहीं कांग्रेस समर्थक इस सामाजिक न्याय और अधिकारों की लड़ाई बताते हैं। दोस्तों, इतिहास के पन्ने भी इस बहस में बार बार खोले जाते हैं। नेहरू काल से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक के फैसलों को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। शाहबानो प्रकरण का उदाहरण दिया जाता है, फिर अयोध्या से जुड़ी राजनीति को याद किया जाता है। कोई इसे संतुलन की कोशिश कहता है तो कोई इसे दो नावों की सवारी बताता है। बाद के सालों में कम्युनल वायलेंस बिल जैसे प्रस्तावों पर भी तीखी बहस हुई। इन सब घटनाओं को जोड़कर यह धारणा बनाई जाती है कि कांग्रेस की राजनीति अक्सर समुदाय आधारित समीकरणों पर टिकी रही, यानी कांग्रेस का बेड़ा पार इसी के इर्द गिर्द होगा दिखाई देता है। दूसरी तरफ भाजपा ने 2014 और 2019 में व्यापक सामाजिक गठजोड़ का मॉडल पेश किया। जाति की सीमाओं को पार कर एक बड़े हिंदू वोट बैंक के निर्माण का दावा किया। 2024 में सीटों में आई कमी को कुछ विश्लेषक सामाजिक समीकरण में आई दरार से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि जैसे ही सामाजिक एकता में हल्की सी ढील आती है, उसका असर सीधे चुनाव परिणामों में दिखता है। विश्वविद्यालय परिसरों में उठने वाले विवादित नारे, सोशल मीडिया अभियानों में इस्तेमाल हो रही भाषा और राजनीतिक मंचों से दिए जा रहे बयान, इन सबको मिलाकर वैचारिक संघर्ष और तेज दिखाई देता है। एक पक्ष इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहता है, दूसरा इसे सुनियोजित वैचारिक अभियान बताता है। खासकर हिंदुत्व और सनातन जैसे मुद्दों पर बयानबाजी इस टकराव को और स्पष्ट कर दिया। लेकिन अब मूल प्रश्न वही है, क्या लोकतंत्र में पहचान आधारित लामबंदी स्वाभाविक प्रक्रिया है या ये दीर्घकाल में सामाजिक
खाई को चौड़ा करती है? क्या चुनाव जीतने के लिए समुदायों को एकजुट और विभाजित करने की रणनीति टिकाऊ है, या अंततः व्यापक सामाजिक समरसता की स्थिर राजनीति की आधारशिला बनती है? समाज के सामने विकल्प साफ है। एक राह वह है जिसमें अलग अलग पहचाने राजनीतिक हथियार बनती है। दूसरी राह वो है जिसमें विविधता के भीतर एकता खोजी जाती है। चुनावी गणित से आगे बढ़कर सामाजिक संतुलन का सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अंततः लोकतंत्र में आखिरी निर्णय मतदाता ही देता है। इसलिए बहस किसी एक नेता या एक दल की नहीं रह जाती। ये उस दिशा की बहस बन जाती है जिसमें देश की राजनीति आगे बढ़ेगी। क्या रणनीतिक विभाजन पर टिकेगी या समकेन पर? क्या वोट बैंक की मजबूती अस्थायी ध्रुवीकरण से आएगी या दीर्घकालीन विश्वास से? फैसला समाज को करना है, क्योंकि लोकतंत्र में वही अंतिम निर्णायक है। जितनी संगठित सोच होगी उतना स्पष्ट जनादेश होगा, और जितनी उलझन होगी उतना बिखरा परिणाम सामने आएगा। इसी विचार के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। आगे फिर किसी नए राजनीतिक प्रश्न के साथ मिलेंगे। तब तक सोचिए, समझिए और लोकतंत्र की इस बहस में अपनी भूमिका को तय कीजिए। अपनी राय साझा कीजिए। नमस्कार।